जी जनाब, बात करते हैं पीआरसी की अटेम्प्ट प्लानिंग के हवाले से। मुझे आपने पहले मेरी सारी बातें कम्युनिकेट कर देनी है, फिर उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा हाँ जी कोई सवाल है तो आप पूछ ले, ठीक है जी। तो इस तरीके से चलेंगे तो सबके लिए फायदा होगा, अदरवाइज जो है ना वो दिक्कत होगी। तो जरा एक दफा मुझे सारी बातें कर लेने दें, फिर उसके बाद आप लोगों से मैं सवाल पूछूंगा। इस वक्त बच्चों का एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि पीआरसी की अटेम्प्ट की प्लानिंग किस तरीके से की जाए। 5 पेपर्स हैं तो पेपर्स कैसे दिए जाएं, पहला पेपर कब होगा, दूसरा पेपर कब होगा, और फिर उसके बाद आगे मार्च, ये जो सितंबर की कैफ की अटेम्प्ट है, इसके लिए हम किस तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ जब हम लोग मिड दिसंबर में बैठे हुए हैं, तो मिड दिसंबर में जिन लोगों ने स्टार्ट कर लिया है उनके लिए बड़ा जरूरी है कि वो अपने वक्त को बचाएं, और वक्त बचाने के बाद एज अर्ली एज पॉसिबल अपना पीआरसी का पेपर दे दें। पीआरसी के पेपर पास करने के बाद अपने कैफ की सितंबर अटेम्प्ट को गौर से देखें कि इसमें क्या करना चाहिए। कैफ सितंबर अटेम्प्ट, अभी आपको पता है कि पीआरसी के 5 पेपर्स हैं। आईकेएफ ने जो एग्जामिशन पॉलिसीज की जो गाइडलाइंस दी हैं, एज ऑफ नाउ गाइडलाइंस आई हुई हैं एग्जामिशन पॉलिसी के हवाले से। वी आर श्योर कि इसमें मजीद गाइडेंस प्लस एग्जाम्पशंस जो मिलना शुरू हो जाएंगी वो मिड जनवरी के आसपास या एट द स्टार्ट ऑफ जनवरी आपको आईकेएफ की तरफ से मजीद गाइडलाइंस मिल जाएंगी कि किस तरीके से एग्जाम्पशंस हो रही हैं। अब एग्जाम्पशंस में जो सबसे ज्यादा हमें लग रहा है कि जो पेपर एग्जाम हो जाएगा वो हो जाएगा फंक्शनल इंग्लिश का। ये जो आपका पीआरसी 1 का अब जो उसकी जगह पर नया पेपर आया है, पहले फंक्शनल इंग्लिश होता था, अब ये पीआरसी 1 हो गया। पीआरसी 1 के अंदर क्या है जी, फंक्शनल इंग्लिश के इसके 3 सेक्शन हैं। एक फंक्शनल इंग्लिश में से उठा के डाल दिया है, एक बिजनेस कम्युनिकेशन में से उठा के डाल दिया है, और एक एक नया एरिया है रीजंस एंड लॉजिक्स वाला, जो कि यहाँ पे ऐड किया गया है। पीआरसी 2 क्यूएम है, मैथ और स्टैट, जिसमें आपको एग्जाम्पशन मिलने के चांसेस हैं। तो इकोनॉमिक्स जो है वो नॉर्मली उन लोगों को एग्जाम्पशन मिल जाती है जिन्होंने ग्रेजुएशन के अंदर इकोनॉमिक्स पढ़ी है, या जिन लोगों ने आईकॉम वगैरह किया है जिसमें उन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी और इकोनॉमिक्स के अंदर उनके अच्छे मार्क्स हैं। बहरहाल इसके ऊपर मजीद गाइडेंस और गाइडलाइंस जो है वो आईकेएफ की तरफ से आएंगी। लेकिन अगर तो फर्ज करें कि आपके एक या दो पेपर में एग्जाम्पशन मिल जाती है आपको, वो कोई भी पेपर्स हैं, तो फिर आप कोशिश करें कि आप मार्च में सारे पेपर्स रिमेनिंग दे दें। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मार्च में तमाम पेपर्स अपीयर कर दें। हमारे जो पेपर्स हैं वो एमसीक्यू बेस्ड पेपर्स हैं। एमसीक्यूज के अलावा इसमें कुछ और एडिशनल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी ऐड किए गए हैं। अगर आप आईकैप का सैंपल पेपर देखें, जिसे वो मॉडल पेपर कहते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी ऐड किए गए हैं, लेकिन मेजॉरिटी एमसीक्यू बेस्ड पेपर्स हैं। एमसीक्यू बेस्ड पेपर और ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर्स के अंदर आपको पता है कि इसमें इतनी ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होती है। बहरहाल सिलेबस को देखना होगा और उसको करना होगा ताकि आप इसको लेकर चल सकें। एज फार एज द सिलेबस बल्कीनेस इज कंसर्न, तो आपके 3 पेपर्स बड़े पेपर्स हैं, पीआरसी 2, 3 एंड 4, क्यूएम, इकोनॉमिक्स एंड इंट्रो। अगर तो आपका इन तीनों में से इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग जिसे हम कहते होते हैं, अगर तो इन तीनों में से कोई एक पेपर आपका एग्जाम हो जाता है तो बाकी 2 पेपर्स के साथ बाकी रिमेनिंग पेपर्स करना मुश्किल नहीं है। क्यों हम एग्जाम हो जाए, इकोनॉमिक्स एग्जाम हो जाए, या इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एग्जाम हो जाए, तो आपका ये एमसीक्यू बेस्ड पेपर्स हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर्स हैं, जिसमें मेजॉरिटी एमसीक्यू बेस्ड पेपर्स हैं, ये पास करना मुश्किल नहीं होगा। 2 घंटे का पेपर है, और हो सकता है कि आपके एक दिन में 2 पेपर्स भी हों, लेकिन नॉर्मली मेजॉरिटी केसेस में एक दिन में एक ही पेपर होगा। सही है, 2 घंटे का पेपर आपका होगा, 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो हैं वो 2-2 नंबर के, और इस तरीके से कुछ पेपर्स में कुछ लिखना भी है। आईकेएफ ने अभी अपना जो मॉडल पेपर है वो भी दिया हुआ है, उस मॉडल पेपर से भी काफी सारी चीजें समझ आ जाती है। मॉडल पेपर के ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि अगर आपकी एक एग्जाम्पशन हो जाती है, एक या दो एग्जाम्पशन आपकी हो जाती हैं, तो फिर आप कोशिश करें कि मार्च में अपने तमाम रिमेनिंग पेपर्स अपीयर कर दें। अब मार्च का क्या मतलब है, अगर हम अभी एएफसी के एग्जाम्स देखें तो एएफसी के एग्जाम्स होते हैं एंड ऑफ द मंथ में जाकर। सही है, जैसे अभी एएफसी के बारे में अगर हम जिक्र करें तो एएफसी की जो दिसंबर अटेम्प्ट है वो स्टार्ट हो रही है 28 दिसंबर से। कहने का मतलब ये है कि बच्चों को दिसंबर का पूरा महीना भी मिल गया है। सिमिलरली वी एक्सपेक्ट के मार्च की अटेम्प्ट है, तो मार्च में सबसे पहले तो ये होता है कि कैफ के एग्जाम्स हो रहे होते हैं। तो कैफ के मार्च के एग्जाम्स जो हैं वो 7 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है जी, अगर हम लोग मार्च में जाएं
तो 7 से लेकर 12 तक इसके एग्जाम्स हो रहे हैं। इसके बाद एक वीक की ब्रेक होती है नॉर्मली, और इट इज स्ट्रांगली एक्सपेक्टेड कि 21 मार्च से आपके मार्च के एग्जाम शुरू होंगे। इसका मतलब ये है कि स्टिल यू हैव अप्रोक्सीमेटली 4 मंथ्स, और अगर आपके एक आध पेपर एग्जाम हो जाता है तो आपके लिए बड़ी आसानी होगी कि आपको जो है ना वो पेपर की तैयारी करना आसान हो जाएगा। अब अगला सवाल आपके जहन में, इस तरह के बच्चों के जहन में, कि सर ये कैसे पता चलेगा कि मेरा फलां पेपर एग्जाम हो रहा है? तो इसके ऊपर बहरहाल अभी आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। अभी आपको जितने सब्जेक्ट्स आपने पांचों सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ना शुरू करें और उसको करना शुरू करें। देखें, हम लोग यहाँ पे आके अचानक से घबरा जाते हैं, हालांकि इससे पहले अगर आप एफएससी करके आए हैं तो एफएससी में 8 या 7 पेपर होते थे जिनको आपने पढ़ना होता था। आल्दो कि वो आपको एक साल में 7-8 पेपर्स पढ़ने होते थे, लेकिन अगर आप किसी भी कॉलेज से पढ़े होते थे तो आपके रोजाना सारे सब्जेक्ट्स के पीरियड्स हुआ करते थे। रोजाना सारे सब्जेक्ट्स आप ना सिर्फ पढ़ते थे बल्कि उनकी प्रैक्टिस और उनकी अंडरस्टैंडिंग भी करते थे। जो आपके प्रैक्टिकल पेपर्स होते थे उनकी आप प्रैक्टिस भी करते थे, मैथ को सॉल्व भी करते थे। नॉर्मली इस्लामियात और या ये पाक स्टडीज वगैरह का जो पेपर होता था या उर्दू का पेपर होता था, इसको शायद रोजाना नहीं पढ़ाया जाता था, लेकिन वो पेपर्स भी फिर ऐसे ही होते थे कि जो कि वैसे कवर किए जा सकते थे। सिमिलरली ये 3 पेपर्स आपके बड़े पेपर्स हैं, 1 और 2 थोड़े इजी पेपर्स हैं, और 1 और 2 जो है 1 और 5 जो है वो आपके इजी पेपर्स हैं। आप 1 और 5 को भी उसी तरीके से उसी पैटर्न पे लेकर चल सकते हैं कि इन तीनों पेपर्स को डेली पढ़ा जाए और 1 और 5 में से एक पेपर अल्टरनेटिवली पढ़ा जाए, या पहले 3 दिन आप 1 पढ़ लें, अगले 3 दिन आप 5 पढ़ लें, तो भी आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। ये 3 क्यूएम, इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, ये आपके 3 बड़े पेपर्स हैं जिनको आपको डेली बेसिस पे पढ़ना होगा। डेली बेसिस पे पढ़ें, तकरीबन 90 डेज का प्लान है हर सब्जेक्ट का, और फिर उसके बाद आप लोग देखें कि आपके लिए ये काफी आसानी हो सकती है अगर आप इसको अभी से प्लान करके लेकर चलें। सो दिस इज डिस्कशन नंबर 1, कि आप लोगों को चाहिए कि आप कोशिश करें कि आपको किसी एक पेपर में एग्जाम्शन मिल जाए, और जब वो एग्जाम्शन मिल जाएगी तो फिर उसके बाद आप रिमेनिंग पेपर्स को मार्च में दे दें। अच्छा, अगर आपको एग्जाम्शन मिलते मिलते लेट हो जाता है या आपकी तैयारी नहीं है, तो फिर मार्च और अप्रैल में अपने पेपर्स को डिवाइड कर लें। फॉर एग्जाम्पल, ज्यादा पेपर्स दे दें मार्च में और 2 पेपर्स दे दें आप अप्रैल में। जो बच्चे आज से, यानी कि आप समझ लें कि मेरे ख्याल से जो बच्चे दिसंबर के महीने में पढ़ना शुरू कर देंगे उनको अप्रैल से आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अप्रैल तक उनको सिलेबस कवर करना चाहिए और अप्रैल तक उनको प्रिपरेशन कंप्लीट कर लेनी चाहिए। अब अगर आप मार्च में पेपर दे रहे हैं तो जैसा कि मैंने कहा कि 3, 4 और 5, 2, 3 और 4 ये 2 मेन पेपर्स हैं, ये 3 मेन पेपर्स हैं। इन 3 में से 2 पेपर्स या तो आप 2 और 3 कर लें, या 2 और 4 कर लें, या आप 3 और 4 इनमें से कोई एक कॉम्बिनेशन ले लें मार्च के लिए, प्लस 1 और 5 में से एक पेपर कर लें। तो इस तरह से आपके टोटल 3 पेपर मार्च में हो जाएंगे और जो रिमेनिंग है वो इधर अप्रैल में कर लें। तो इस तरीके से 3 और 2 की आप डिवीजन कर सकते हैं। तो 3 और 2 की डिवीजन अगर आप करते हैं तो फिर आपको बाकी भी अभी से पढ़ना पड़ेंगे, अभी से पढ़ना शुरू करेंगे पांचों के पांचों पेपर्स। तो फिर आप मार्च तक उन 3 पेपर्स की जो कि आपने यहाँ पे लिए हुए हैं मार्च के टाइम के लिए, उनकी प्रिपरेशन कंप्लीट करने के लिए, और अप्रैल तक आप लोगों को चाहिए कि जो अप्रैल में जो आपने पेपर्स देने हैं उनकी प्रिपरेशन कंप्लीट कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग चलते हैं इस कॉम्बिनेशन के साथ कि हम लोग 1, 2 और 3 जो है वो मार्च में देंगे और 4 और 5 जो है वो अप्रैल में देंगे। इफ सच इज द केस तो आपको पांचों के पांचों ही पढ़ना शुरू करने होंगे अभी से, ताकि जब मार्च की अटेम्प्ट आए तो आपकी 100% तैयारी इन सब्जेक्ट्स की कंप्लीट हो चुकी हो और एटलीस्ट 50% तैयारी इन दो सब्जेक्ट्स की भी कंप्लीट हो चुकी हो। क्यों? क्योंकि अभी आपके पास दिसंबर के 15 दिन है, जनवरी फरवरी और जनवरी फरवरी पूरा महीना और मार्च के भी 15 दिन है, यानी कि तकरीबन 3 महीने हैं जिनमें आप लोग ये काम कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। क्योंकि सिलेबसेस बज़ाहिर दिखने में बड़े हैं, लेकिन क्योंकि नंबर ऑफ पेपर्स थोड़े कम है तो आपको डेली बेसिस पे इसको कवर करना इजी होगा। सो दिस इज सेकंड सिनेरियो कि आप मार्च और अप्रैल में पेपर्स देना चाहते हैं, क्योंकि आपको कोई एग्जाम्शन नहीं मिली, लेकिन अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं मिड दिसंबर से। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने तो बड़ी देर से ज्वाइन किया हुआ है और वो इस वक्त काफी अच्छी पोजीशन में होंगे। अगर फर्ज करें कि आप जनवरी से लेकर
1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के दरमियान में आप ज्वाइन करते हैं, या कोई बच्चा इस टाइम के दौरान ज्वाइन करता है, तो फिर उसको इस तरीके से चाहिए कि वो मार्च में 2 पेपर्स दे और मई में 3 पेपर्स प्लान कर ले। ठीक है जी, अगर कोई बच्चा उसके बाद चल रहा है, लेकिन मार्च में आप पेपर्स इस तरीके से दे लें कि आपका मार्च में प्रिपरेशन हो जाए। अब मार्च में जो पेपर प्रिपरेशन करनी है वो आपने 3 बड़े पेपर्स में से 2 पेपर्स देने हैं। सही है, जैसे फॉर एग्जांपल आप 2 और 3 का पेपर दे लें, पीआरसी 2 और 3 का पेपर दे लें, पीआरसी 2 और 3 का पेपर दे दें, या 2 और 4 का पेपर दे दें, या 3 और 4 का पेपर दे दें। इस तरीके से जो बड़े आपके पेपर्स हैं, जो डिफिकल्ट पेपर्स हैं, आप उनको कोशिश करें कि पहले अप्लाई कर लें आप उनको। सही है, और बाकी जो मई में है वो फिर बाकी रिमेनिंग पेपर्स दे लें। हमने बात किया है कि 3 पेपर्स बड़े हैं, 2, 3 और 4। 1 और 5 रिलेटिवली इजी हैं, तो आप इन बड़े पेपर्स में से 2 पेपर्स मार्च में अपीयर कर लें, अगर आपने 1 जनवरी से 31 जनवरी के दरमियान में ज्वाइन किया है। सही है, तो इस तरीके से आप लोगों को चाहिए कि आप इस तरीके से प्रिपरेशन करें। अब फर्ज करें कि आपने मार्च में, अप्रैल में या मई में आपने प्लानिंग की है और आप फ्री हो रहे हैं जब भी। अगर आप फ्री होते हैं अप्रैल में तो बहुत ही अच्छी बात है, आप कैफ के 3 पेपर्स पकड़ लें, पहले 3, और उनको पढ़ना शुरू कर दें। अगर आप मई या जून में, अप्रैल, आप देखें ना, आप अप्रैल के अटेम्प्ट देंगे तो फिर आप मई में फ्री होंगे, या अगर आप मई के अटेम्प्ट देंगे तो फिर आप जून में अपीयर होंगे। तो अगर आप मई में फ्री होते हैं तो फिर आप कैफ के 2 पेपर्स ले लें, और अगर आप जून में फ्री होते हैं तो फिर आप कैफ के 3 पेपर, 1 पेपर ले लें और कैफ की अटेम्प्ट दें। ठीक है जी, पेपर्स। और जो बच्चे जून में अपीयर होना चाहते हैं या जून में फ्री होंगे अपने पीआरसी के पेपर से, वो फिर उसके बाद भी जुलाई में भी अगर वो ज्वाइन करते हैं तो फिर भी वो कैफ का 1 पेपर दें। देखिए, पेपर देना कोई बहादुरी नहीं है। आप ये सोच रहे हैं कि सर आपने क्या बात कर दी, मैं तो जून में अपीयर हूंगा, जून में सारा पीआरसी क्लियर कर दूंगा, वो फुड़का के फेंकूंगा, और उसके बाद मैं 3 पेपर्स कैफ के भी ले लूंगा तो मेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी। 3 पेपर कैफ के लेने से आपकी बल्ले बल्ले नहीं होगी, 3 पेपर कैफ के पास करने से आपकी बल्ले बल्ले होगी। अब जो कैफ के पेपर्स हैं वो पुराने कैफ की निस्बत थोड़े से बड़े पेपर्स हो गए हैं, थोड़े डिफिकल्ट पेपर्स हो गए हैं। ठीक है, अगर आपका आप कोई सीनियर जो पुराने कैफ में था, अब वो आपको नए कैफ में भी उसी तरह के मशवरे दे रहा है, तो उसे कहें कि भाई सिलेबस देखा है, अभी आपने जाके जरा जाके सिलेबस देखें। FAR 1 का जो पेपर है आपका, जो कैफ 1 का पेपर है, कैफ 2 टैक्स है, कैफ 3 कॉस्ट है, ये तीनों पेपर्स इतने हैवी पेपर्स हैं कि ये जब तक आप इनके ऊपर काफी अच्छे तरीके से मेहनत नहीं करेंगे उस वक्त तक पास नहीं होगा। तो एक चीज ध्यान में रख लीजिए कि पीआरसी आपको मुश्किल लग रहा है, कि वो इसलिए लग रहा है कि हम क्योंकि सुस्ती के मारे हैं, हमें हमारी कोशिश होती है कि यार कोई आसान चीजें मिल जाए और हम उसको कर लें। तो जनाब आपके लिए कैफ में भी काफी फिर मुश्किल होगी, काफी दिक्कत होगी। लेकिन अगर आपका माइंडसेट ये है कि जारी बात है कि हम एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आए हैं जिसका रिवार्ड बहुत बड़ा है, तो अगर आप उसके रिवार्ड को फोकस कर रहे हैं तो फिर आपको उसके अंदर की जाने वाली मेहनत को भी फोकस करना है। ये जो दुनिया में जितने भी बड़े बड़े और अमीर तरीन लोग हैं, ये एक वक्त में दिन रात मेहनत किया करते थे, मेहनत कर करके इनके सर से बाल उखड़ गए थे, और ये जो है वो तकरीबन पागल हो गए थे। लेकिन जब इनको रिवॉर्ड मिलना शुरू हुआ तो दे एंजॉयड वेरी मच, और अब उनके रिवॉर्ड्स जो हैं वो किसी की कैलकुलेशंस में भी नहीं आता है। तो कहने का मतलब ये है कि दिस शुड बी द प्लान। कोशिश करें कि आप अभी आज जो बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं वो इस पहली कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो कोशिश करें कि किसी एक आध पेपर की एग्जाम्पशन मिल जाए, और जैसे एग्जाम्पशन मिले अल्लाह का नाम लेकर मार्च में तीनों बाकी सारे पेपर्स दे दें। लेकिन अगर एग्जाम्पशन नहीं मिलती तो ज्यादा से ज्यादा अप्रैल तक जाए, मार्च में 3 पेपर्स दें जिनमें से 2 बड़े पेपर्स होने चाहिए और 1 छोटा पेपर होना चाहिए, और अप्रैल में बाकी पेपर्स दे दें, उनको पास करें। अप्रैल में पेपर पास करने के बाद जब आप अप्रैल में फ्री होते हैं तो फिर आपके लिए ये है कि आप 2 या 3 पेपर्स ले लें कैफ के, और उनको फिर अपने रिमेनिंग टाइम पीरियड में तैयार करें। देखिए, अप्रैल में जो बच्चा फ्री हो रहा है, मार्च में जो बच्चा फ्री हो रहा है, उसको चाहिए कि वो फिर मजीद वक्त जाया ना करे। पीआरसी के बाद आपने वक्त जाया नहीं करना, आपने सिर्फ सांस लेना है और आगे कैफ की तैयारी शुरू कर देनी है। ठीक है, एक दिन की आप छुट्टी ले सकते हैं पीआरसी की के एग्जाम्स के बाद, कि एक दिन आपने छुट्टी कर ली, उस दिन आपने एंजॉय कर लिया, उस दिन आपने जो है ना वो हजामत वगैरह बनवाई कि यार क्या हम लोग तो जिन्न बन गए थे पीआरसी की तैयारी करते हुए। तो उसके बाद आपने फौरन से आगे कैफ के लिए
रखते सफर बांध लेना है, कोशिश करना शुरू कर देनी है। सो दिस इज द प्लान, दिस इज द सजेशन फ्रॉम माय साइड कि किस तरह के बच्चे को क्या करना चाहिए। एज ऑफ नाउ जो भी इंफॉर्मेशन मार्केट में अवेलेबल है उसके हवाले से अटेम्प्ट प्लानिंग क्या होनी चाहिए